स्वागत है आपका ई ज्ञान धारा के इस चैनल पर। तो आज जो ये वीडियो होगा आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए होगा और इसमें आपके जो हाल ही में बोर्ड का प्रश्न पत्र की योजना जारी हुई है 2022 की परीक्षाओं के लिए। ये वीडियो केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही होगा और इसमें भी आपके हिंदी का जो ये विषय है इससे संबंधित ये वीडियो होगा। ये ब्लूप्रिंट जो है वो एक एक करके हम हर शब्द को समझेंगे कि क्या इसका कितना वेटेज है। साथ ही साथ ये जो पेज आप देख रहे हैं ये वास्तव में ये समझने के लायक हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़कर जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है वो देखेंगे जो कि आपके 80 अंक का होगा और इस बार समय में परिवर्तन किया गया है। इस समय को 2 घंटे 45 मिनट इस बार रखा गया है। हर बार जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो ऐसा क्यों किया होगा बोर्ड वालों ने और इसके आपको लाभ है या फिर हानि है, और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब आपको किस प्रकार है वो तैयारी करनी चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक अंक जो है वो बोर्ड परीक्षा में लेकर आए। तो ये वीडियो इसी से जुड़ा होगा, कृपया करके आप इसको पूरा देखिए और पूरा अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको जो आधी अधूरी जानकारी ही मिलेगी। मेरा उद्देश्य है ये जो चैनल शुरू करने का यही है कि आपको एक तो सटीक जानकारी मिले, आपको हर विषय के नोट्स मिले, आप इधर उधर की फर्जी बातों को सुनकर आप अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन ना हो और लगातार आपको मैं मोटिवेट करता रहूं। अब देखिए कक्षा 10 विषय हिंदी और इस बार समय वो 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है। नंबर वही है 80 नंबर का और 20 नंबर आपके जो विद्यालय से भेजे जाते हैं। ये हिंदी का है तो इसमें आपके जो प्रश्नों के प्रकार होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। ज्ञान पर आधारित, दूसरे जो प्रश्न होंगे वो अवबोध पर आधारित होंगे, फिर अभिव्यक्ति पर और फिर मौलिकता पर। तो पहले तो ये समझिए कि इन चारों शब्दों का मतलब, पहले का ये मतलब है ज्ञान का कि आपने पूरे जो 12 महीने हैं, 12 महीने तो अब नहीं कह सकते हैं, आपने लगभग 7-8 महीनों में क्या सीखा है ये बताना होगा आपको। और इसमें आपको जो ये प्रश्न आएंगे वो आपके ज्ञान की परीक्षा होगी। फिर जो है अवबोध, अवबोध का तात्पर्य सीधा सा है कि किस प्रकार की आप में समझ है, ठीक है, आपने प्रश्नों को जो समझा है उसका स्तर किस लेवल का है, उसका स्तर कहाँ तक है। तो इसके लिए जो प्रश्न है वो अवबोध के इस पॉइंट में जो है वो रखे जाएंगे और ये प्रश्न आपको तभी आएंगे जब आप प्रश्नों को समझेंगे। ये जो ज्ञान पर आधारित है इसके 16 अंक हैं और इसके 32 अंक हैं और सबसे अधिक यही है। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब देखिए अभिव्यक्ति आपने 7-8 महीने सीखा है, अब उसको आप एग्जामिनर के सामने आपको अभिव्यक्त करना है, ठीक है। अभिव्यक्त का मतलब है आपको लिखना है और उसमें आप अपनी तरफ से भी जो है वो कुछ फैक्ट्स ऐड करेंगे, कुछ बातें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो 24 अंक का है। और उसके बाद में मौलिकता, आप में लिखने का कौशल कितना है, आप जो बोर्ड की नोटबुक होगी वो कॉपी होगी उसमें आप किस प्रकार से लिखते हैं, किस तरह की आपकी लिखावट है, और उत्तर में मौलिकता कितनी है, यानी कि जो उत्तर हैं वो निबंधात्मक होंगे ऐसे प्रश्न, या आप सीधा सा ये समझ लीजिए। और हिंदी की बात करें तो इसमें जो निबंध वगैरह है या फिर पत्र लेखन है वो इसमें आ जाते हैं। अब देखिए
जो कुल 100% का पेपर है, 80 अंक हैं, ये ध्यान रखिए, ये 80 अंक 100% के बराबर यहाँ पर माने गए हैं। 20, 40, 30 और 10% का इसका वेटेज है। अब देखिए दूसरा जो आपके प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट, लघुतरात्मक सेकंड और फिर निबंधात्मक, ये इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें आपके ये तो होंगे 18, प्रत्येक का 1 अंक देय होगा। अति लघुतरात्मक आपके 12 प्रश्न होंगे, इसका भी 1 अंक देय होगा। इस प्रकार से ये 12 अंक होंगे कुल। और लघुतरात्मक जो फर्स्ट टाइप के हैं ये आपके 13 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 मिलेगा। कुल जो है वो 26 अंकों का यहाँ पर इसका वेटेज होगा। लघुतरात्मक सेकंड, ये 4 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक का जो है वो 3 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार से आपके 12 नंबर हैं वो 12% हैं वो बनते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर इन्होंने अलग से प्रतिशत यहाँ पर अलग से दिखाया है, ठीक है ना। और ये आपके अंक है, ठीक है, ये आपके अंक है, इन्होंने यहाँ पर ऑब्लिक करना चाहिए था यहाँ पर। तो ये 12 अंक है। और उसके बाद में निबंधात्मक के जो 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक होगा। इस प्रकार से इसका वेटेज भी 12 अंक रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या है वो 50 होगी इस बार। हर बार क्या होती है 28 के आसपास होती हैं, इस बार प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 होगी। और नंबर आपके 80 होंगे, प्रतिशत 100 होंगे, ठीक है। अब देखिए 50 जो ये है, ये वाली ये 50% है वो क्रम वाइज में तो आपके 23 होंगे, कुल क्रम वाइज में आपके 23 होंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा मॉडल पेपर की जो हम उसका जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि किस प्रकार से जो है वो 50% हो रहे हैं। इससे आपको घबराना नहीं है कि समय कम है और प्रश्नों की संख्या 50 है। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है आपके विषय वस्तु का अंक बार, इसमें आपके सबसे पहला अपठित बोध, यानी कि इसमें आपके एक तो अपठित गद्यांश होगा और फिर आपके पद्यांश होगा। और इनमें से भी आपको एक करना है जो आपको ठीक लगे, लेकिन ये अपठित होगा, यानी कि आपने जीवन में कभी भी जो है वो पढ़ा हुआ नहीं होगा। इसको हल करने का सिंपल सा फंडा यही है कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। आपके जो पास कोई भी गाइड होगी, चाहे संजीव हो या एक्सेलेंट हो, जो भी हो, सब बेस्ट ही है। उनमें से जो दिए हुए हैं वो उनको हल करें, तभी इसका जो उत्तर देने का तरीका है वो धीरे धीरे विकसित होगा। आप सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर इनको हल करेंगे तो हल तो उस समय तो हो जाएंगे, लेकिन नंबर हैं वो ये 10 का है तो 10 में से आपको 5 अंक भी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि इसमें लिखने का जो तरीका होता है उसी के नंबर होते हैं। उत्तर तो सभी विद्यार्थियों को जो है वो मालूम होते हैं। गद्यांश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गद्यांश के उत्तर जो किस प्रकार से आप लिखते हैं, गद्यांश को आप किस प्रकार से हल करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में जो ये दूसरा पॉइंट है आपके व्यवहारिक व्याकरण, जो व्याकरण है वो कोई हाई लेवल की तो नहीं आएगी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यवहारिक का मतलब यहाँ पर जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं वही शब्द पूछे जाएंगे और उनसे ही जुड़ी, उन शब्दों से जुड़ी जो व्याकरण के नियम हैं वहीं से आपके प्रश्न आएंगे। और आपके लिए तो एक जो वो कक्षा 9 और से लेकर कक्षा जो 12 तक की बुक है इसी में से आएंगे, तो आप इधर उधर के झंझट में ना पड़े। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके जो जो सिलेबस में आपके टॉपिक है वो हमारे इस चैनल पर करवा दूंगा। तो ये व्याकरण है वो 10 नंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद में जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है इसका जो गद्य भाग ये आपके 19 अंकों की आएगी, ठीक है। 19 में से किस चैप्टर से कितने % आएंगे वो आगे जो ब्लूप्रिंट आ रहा है उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद क्षितिज से जो पद्य भाग है यहाँ से भी 19%। अब देखिए अगर इनको दोनों को आप जोड़ते हैं तो फिर आपके 38 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्षितिज वाली जो बुक है आपके अंगुलियों पर आपको याद होनी चाहिए।
तभी आपको ये 38 नंबर लगभग पेपर का 50% है ये, आप देखिए। उसके बाद में पूरक पुस्तिका, ये जो कृतिका है, इसके 10 अंक मिलेंगे। और अब देखिए आगे निबंध, पत्र और फिर विज्ञापन लेखन, ये चर्चा के होंगे। और इसमें जो है वो आपको विकल्प मिलेंगे, दो में से कोई एक करना है या फिर दो से भी अधिक विकल्प है वो मिल सकते हैं। इसमें आपके 12 अंक आएंगे, 12 अंक मिलेंगे। और सबसे अधिक तो मैं तो आप क्षितिज की बुक को दें। और इसके अलावा ये वाले टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जितना आप अभी से लिखना शुरू करेंगे, ये 4 टॉपिक, उतनी ही पकड़ जो है आपकी इस पर मजबूत होती जाएगी। और इसके अलावा ये व्याकरण है, इसके आप नियम समझिए, कहीं से आप वीडियो क्लासेस देखिए। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं समय मिलने पर जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनके वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो ये ब्लूप्रिंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ब्लूप्रिंट ही इस वीडियो का जो है वो मकसद है। इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर 20% तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी। और इसी को जो अगर आप कोई स्थान पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले उसका जो रास्ता है वो मालूम होना चाहिए। और यही हाल यहाँ पर भी है। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर आपको ये जो पूरा का पूरा एक प्रकार से मैप है, इसको समझना पड़ेगा। ये एक प्रकार से माइंड मैप ही है, इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। इसकी हार्ड कॉपी है वो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो फिर आपको ये हल्के में उड़ा देगा। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये ऊपर जो हेडिंग्स है इनको समझिए, उप इकाई या फिर उद्देश्य इकाई। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान, इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट सेकंड और फिर आपके निबंधात्मक। उसके बाद में अवबोध, अवबोध में भी आपके वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और लघुतरात्मक सेकंड और फिर आपके निबंधात्मक। फिर आपके आगे बढ़ते हैं तो ज्ञानोपयोग या फिर अभिव्यक्ति, इन दोनों से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट सेकंड और फिर आपके निबंधात्मक। उसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ पर कौशल या फिर मौलिकता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो लिखने का कौशल है वो यहाँ पर आपको दिखाना होगा। अब देखिए वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक फर्स्ट, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट और लघुतरात्मक सेकंड और यहाँ पर आपके निबंधात्मक। यहाँ पर आपने समझा होगा। अब एक एक को हम देखते हैं। देखिए जो अपठित बोध यानी कि गद्यांश और पद्यांश होगा, यहाँ से आपके 3 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। और इसके जो 3 अंक होंगे, ठीक है ना, इसके आपके अंक हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। प्रत्येक का 1 अंक आएगा, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब देखिए फिर आपके वस्तुनिष्ठ आएगा, 7 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक के एक एक जो है वो अंक मिलेंगे। और यहाँ पर इस बार आपके लिए ये बड़ी बात है कि लिखना इसमें कुछ भी नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो कह सकते हैं कि खुशी की भी बात है और एक आपके लिए जो वो परेशानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आप जिस पर टिक करेंगे अगर वो थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर वो पूरा गलत माना जाएगा। अगर लिखने वाला होता तो आपको 1 में से लगभग आधा नंबर तो मिल ही जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 मिलेगा। मैंने तभी इसके लिए आपको कहा था कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, तभी इसमें आप 10 में से 10 अंक हैं वो ला पाएंगे। चाहे गद्यांश का शीर्षक की बात हो, सब
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सब हमें एक ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, और हम किसी पर भी जो है वो रिस्क लेंगे, और जैसे ही रिस्क लेंगे अगर रिस्क ठीक बैठी तो नंबर अपना, नहीं तो नंबर गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर विषय में इस बार इन्होंने ऐसा ही किया है, तभी जो है वो समय यहाँ पर घटाया है, 2 घंटे और 45 मिनट का इन्होंने रखा है। अब देखिए आगे, अगला जो व्यवहारिक व्याकरण है, 4 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, 2 प्रश्न फिर से एक एक नंबर के आएंगे, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये भी एक मुसीबत ही है आपके, इस बार अधिक इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आपके लगभग 18 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 18 और अतिलोक उत्तरात्मक 12, तो कुल मिलाकर 30 अंक के तो आपके अतिलोक उत्तरात्मक और ऑब्जेक्टिव ही हो गए। अब देखिए अतिलोक उत्तरात्मक में यहाँ से एक एक प्रश्न एक एक अंक के आएंगे, तो कुल 3 प्रश्न यहाँ से हो गए। इस प्रकार से अगर देखें तो 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक का एक एक अंक होगा, ठीक है। अब देखिए पाठ्यपुस्तक क्षितिज गद्य को देख लेते हैं। यहाँ पर अतिलोकतात्मक के सामने यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एक अंक का एक प्रश्न आएगा जो ज्ञान पर आधारित होगा, और लघुतरात्मक भी एक आएगा जो कि 1 नंबर का होगा, और एक इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 प्रश्न एक साथ आएंगे, ठीक है ना। एक तो होगा आपके 1 नंबर का, और एक होगा आपके 1.5 नंबर का, सॉरी आधा नंबर का। एक तो आपके आधा नंबर का होगा और एक 1 नंबर का होगा, ठीक है ना, यानी कि 1.5 नंबर यहाँ पर हो गए। अब देखिए उसके बाद में आपके 1 नंबर का यहाँ से भी प्रश्न आएगा अवबोध पर आधारित, और 4 अंक हैं वो 4 प्रश्नों के मिलेंगे आपको, जो कि लघुतरात्मक होंगे, लघुतरात्मक फर्स्ट टाइप के, जिसमें आपको 20 से 40 शब्दों के बीच में लगभग उत्तर देने होंगे। उसके बाद में लघुतरात्मक सेकंड, ये 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये आपको इस प्रकार से ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न साथ मिलाकर देंगे, ठीक है। एक में मान लीजिए 5वां प्रश्न है, यहाँ पर 1 और 2 करके ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इन्होंने डैश छोड़ा है, तो 5 नंबर का कोई एक ऐसा प्रश्न होगा जो अन्य के साथ मिलाकर यहाँ पर 2.5 हैं, और ये देखिए आधा मिलकर 3 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल 19 नंबरों के प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे लेकिन नंबर 19 मिलेंगे, ठीक है। ये सभी पाठ्यपुस्तक से ही होंगे। पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं इसमें हो सकता है गद्यांश भी हो, वो हम आगे जो मॉडल पेपर है उसके बाद में जो है वो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से जो है वो प्रश्न आएंगे आपके। पहले मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक मॉडल पेपर पर आगे जो है वो अगला पेज मॉडल पेपर का ही है। उसके बाद में बात करें क्षितिज पद्य की, तो इसमें आपके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर नहीं है। अतिलघुतरात्मक 2 प्रश्न है, एक एक अंक के मिलेंगे। इसके बाद में ये फिर से इन्होंने ठीक वैसा ही किया है जैसा हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एक साथ मिलाकर कुछ प्रश्न पूछेंगे आपको, लेकिन इसके भी जो अंक हैं वो 19 होंगे और 10 प्रश्न आएंगे। अब देखिए पूरक पुस्तिका कर्तिका में आपके 1 प्रश्न तो सीधा ऑब्जेक्टिव ही आएगा, उसके बाद में 1 प्रश्न आपके अतिलघुतरात्मक होगा, उसके बाद में फिर से 1 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होगा, लेकिन यह अवबोध पर आधारित होगा, समझना पड़ेगा आपको इसको। फिर आपके 1 प्रश्न अतिलघुतरात्मक होगा, इसके बाद में एक एक अंक के जो आपके 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, 3 प्रश्न और 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद में फिर से आपके 3 अंक का एक प्रश्न होगा, लेकिन वो किसी अन्य प्रश्न में सम्मिलित किया हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 अंक हो रहे हैं इसमें। ये वाला जो प्रश्न है ये किसी अन्य प्रश्न के साथ में जो है वो जोड़ कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके निबंध आएगा, निबंध भी ठीक इसी प्रकार से होगा। एक तो होगा निबंधात्मक प्रश्न होगा 1 नंबर का, लेकिन ये भी किसी अन्य प्रश्न के साथ में यहाँ पर, और इनको मिलाकर जो है वो पूछा जाएगा। फिर 1 प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा, और कुल मिलाकर जो है वो 4 प्रश्न 4 नंबर होंगे 1 प्रश्न के, यानी कि कहने का
सीधा मतलब यही है कि एक प्रश्न में आपके एक निबंध लिखना है, और सॉरी, हाँ ये देखिए आप निबंध लिखने हैं यहाँ पर। तो निबंध की अगर बात करें तो 1 नंबर जो है वो हो सकता है आप प्रस्तावना लिखे तब मिले, लेकिन जो मेन मुख्य जो निबंध का पार्ट होगा वो आप अगर लिखेंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में 1 नंबर उपन्यास वगैरह का, ठीक है। तो ये आपके 4 अंकों का होगा, और एक निबंध आपको करना है। हो सकता है 3-4 निबंध दे और उनमें से आपको एक ही करना है। और उस निबंध को ऐसे नहीं है कि जो मन किया वो लिख दिया और आपको 4 में से 4 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। नंबरों को यहाँ पर इन्होंने बांट रखा है, तो आपको जो है वो मॉडल पेपर में अभी पहुँचते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से पॉइंट वाइज इन्होंने दिया होगा। अब देखिए रचना पत्र। रचना पत्र में वही है, फिर से इन्होंने नंबरों को बांटा है। रचना भी आपको इसमें आपको पत्र लिखकर जो है अपनी रचना को दिखाना है। यहाँ पर पत्र यहाँ पर लिखना होगा, और इसके भी आपको 4 अंक मिलेंगे एक पत्र के। लेकिन इसमें भी जो है वो विकल्प रहेंगे आपके पास कि आपको जो ठीक लगे वो करना है। उसके बाद में विज्ञापन लेखन, अखबारों में आप विज्ञापन देखते ही होंगे, उस प्रकार का आपको विज्ञापन बनाना है, लिखना है, और उसमें से आपको 4 अंक हैं वो ले जाना है। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको 4 में से 4 मिलेंगे, बाकी 1-2 नंबर तो हर कोई ले जाएगा, यहाँ से कहने वाली बात ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप अधिक से अधिक यहाँ पर लीड लें अन्य विद्यार्थियों से कक्षा के। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 और 23 में आपके एकांतिक यानी कि एक से अधिक जो है वो आंतरिक विकल्प होंगे। और प्रश्न पत्र में मूल रूप से 23 प्रश्न ही हैं, लेकिन प्रकारांतर यानी कि अलग अलग प्रश्नों में, जैसे 15वां मान लीजिए, 15वां में 1-2 ऐसे करके जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 50 होगी। अब देखिए कोष्टक से जो ब्लूप्रिंट है आपके बाहर वाले तो हैं अंक, ये जो कोष्टक के बाहर हैं वो तो है अंक, और उसके भीतर हैं वो प्रश्नों की संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट तो ठीक से समझ आ गया होगा। ये आपको अगर समझ आया है तो फिर आपको अब मॉडल पेपर भी है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और मॉडल पेपर ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। अब देखिए इसमें आपके कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, ये देख लेते हैं। पहले तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकित करें। नामांक का मतलब रोल नंबर होता है, यहाँ पर लिखने होंगे आपको रोल नंबर। उसके बाद में जो सभी प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखना है। उत्तर पुस्तिका जो आपको दी जाएगी उसी में लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई 10 नंबर प्रश्न है और उसमें 2 अलग अलग प्रश्न हैं, तो एक का यहाँ पर कर लिया और एक फिर किसी अन्य पेज पर कर लिया, तो वो आपके वो है गलत माना जाएगा। जो दूसरा वाला होगा और जो पहले लिखेंगे उसी को जो है वो मान्य किया जाएगा। इसके आपको 0 अंक मिलेंगे, यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है, ठीक है। तो 15 से 23 तक जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको विकल्प मिलेंगे कि आप किसको करना चाहते हैं और किसको छोड़ना चाहते हैं। करना एक ही है। अब देखिए पहला प्रश्न है, ये निबंध है, इसको अब यहाँ पर समझाने का कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो रोककर इसको पढ़कर आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है इनको देखना ज़रूरी है। पहला आपके शीर्षक होगा, उसके बाद में यहाँ पर जो अनुशासन के प्रकार है वो हो सकता है कोई अन्य टॉपिक हो, और उसी से जुड़े प्रकार या इस प्रकार के प्रश्न है वो आ सकते हैं। आप देखिए वीडियो रोक दीजिए और धीरे धीरे करके आप पढ़िए, क्योंकि वीडियो मैं रोक नहीं सकता हूँ। अब देखिए 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे और आपको लगभग यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अगर आपको गद्यांश नहीं करना है तो फिर गद्यांश भी करना है, और एक ये पद्यांश है।
यानी कि काव्यांश इसको पढ़कर भी उत्तर देने हैं। ये विकल्प नहीं है इसमें, आपको ऐसा नहीं है कि आप एक करके दूसरा इस काव्यांश को छोड़ दें, आपको सभी करने हैं, तभी 10 के 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने शीर्षक तो पूछा है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर गद्यांश से वो जो है वो शीर्षक पूछे ही जाते हैं, और ये इस प्रकार से 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक आपको देकर जाएंगे। उसके बाद में अब देखिए आगे जो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपके रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों में भी संज्ञा से यहाँ पर इन्होंने पूछा है, सर्वनाम भी पूछ लिया, और ये जो आपके सिलेबस में है उसी में से इन्होंने प्रश्न उठाए हैं, और 6 प्रश्न यहाँ पर होंगे और 6 अंक देकर जाएंगे यहाँ से। अगले जो तीसरा प्रश्न है अगला, इसमें आपके 12 प्रश्न हैं और प्रत्येक का एक एक प्रश्न है। ये देखिए, मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ कि संधि और संयोग में क्या अंतर है। समास शब्द की परिभाषा लिखिए, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। ये सभी आपकी जो वो बुक्स हैं वही है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, एक कहानी यहाँ भी चश्मा में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है, सुशीलवादी यंत्रों से क्या अभिप्राय है, उद्धव के व्यवहार की तुलना में किस से की गई है, फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर जो है वो संकेत करता है। 11वां प्रश्न आपके ये है कि माता का अंचल पाठ के किन प्रसंगों का नाम उन प्रसंगों का नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हो। उसके बाद में साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। बिल्कुल साधारण प्रश्न है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आप 12 के 12 जो है अंक लेकर जाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर भगवान भरोसे हैं आपकी गाड़ी। अब उसके बाद में चौथा प्रश्न है ये वाला, यहाँ पर सभी प्रश्न है वो 2-2 के ही हैं, लेकिन आगे जाकर प्रश्नों का जो है वो क्रम हो सकता है चेंज हो जाए। तो 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम उत्तर सीमा है वो 40 शब्द है। मैंने कहा था ना 20 से लगाकर 40 शब्द हैं, तो अधिकतम यहाँ पर 40 हैं। 40 से अगर आप अधिक लिखते हैं तो फिर जो कॉपी जांचने वाले आपके अध्यापक हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और वहाँ से आपके नंबर मिलने की बजाय वो नंबर कट जाएंगे। उसको आप एक प्रकार से साधारण भाषा में समझाऊँ तो आप उसको तुक्का बोल सकते हैं। अगर आप 40 शब्द की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर वो आपका जो उत्तर होगा वो तुक्के की कैटेगरी में चला जाएगा, और नंबर 2 की जगह 1.5 या 1 मिलेगा। अगर आप 20 से 40 शब्दों में अपना उत्तर जो है वो स्पष्ट रूप से सरल भाषा में लिखते हैं कम शब्दों में, तो फिर आपके वो तुक्का ना मानकर आपका एक प्रकार से कौशल माना जाएगा, और 2 के 2 अंक आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए। ये जो प्रश्न है आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसके बाद भी 16 तक तो इन्होंने बोला है, 15 तक तो 14 तक तो एक एक ऑप्शन वाला, मतलब कोई इसमें ऑप्शन आपको मिला नहीं है, लेकिन 15वां जो प्रश्न है इसमें आपको अथवा में यहाँ पर दिया है, इनमें से कोई एक करना है। जैसे ही आप एक करेंगे आपको 2 अंक मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों नहीं करने हैं, अगर आप दोनों करेंगे तो फिर आपको हो सकता है वो नंबर मिले और ना मिले। ठीक है, यहाँ पर एक करेंगे तो इसके 2 नंबर आपको जो है वो मिलेंगे। उसके बाद में 16वां प्रश्न भी अथवा में है, और यहाँ पर भी आपको 2 अंक है वो मिलेंगे। अगर आपको ये आता है तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, वो आपका एक प्रकार से विवेक है, लेकिन नंबर है वो 16 नंबर लगाना होगा, या फिर 15 है तो 15 लगाना होगा। अब देखिए खंडसा में आपके एक फिर से गद्यांश आया है और इसकी व्याख्या करनी है। उत्तरों की जो सीमा होगी वो 60 शब्दों की होगी। 1+2 यहाँ पर 3 अंक हैं वो मिलेंगे, और इसकी आपको व्याख्या करनी है कि आप व्याख्या किस प्रकार से करते हैं अपने शब्दों में। जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको चैप्टर जितना आप पाठ को समझेंगे उतना ही आप अच्छा जो है वो व्याख्या कर पाएंगे, अच्छी व्याख्या कर पाएंगे। एक और जो आपके पद्यांश हैं इसकी भी व्याख्या करनी है।
अब चूँकि यहाँ पर एक प्रकार से जो ये भाषा है बड़ी ही क्लिष्ट है, बड़ी कठिन भाषा है। आप इसको एक बार पढ़कर तो इसकी मैं कहता हूँ कि आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर आप और कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि आप कर लेंगे तो फिर जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब उस दिन आपको ये इसका पता चलेगा, या फिर जो पेपर होगा उसके बाद का जो समय होगा वो आपको बताएगा कि आपने व्याख्या है वो किस प्रकार से की है। इसको रटिए मत, आप अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर आप है वो आसानी से लिख पाएंगे। हिंदी सरल भी है और कठिन भी है, अब आप पर निर्भर है कि आप इसको किस प्रकार से देखते हैं। अगर आप सरल देखेंगे तो ये कठिन हो जाएगी, और अगर आपको इसको कठिन देखेंगे तो ये आपको सरल हो जाएगी आपकी। यानी कि सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैं कहूँ तो अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो ये आपके लिए एक प्रकार से सोने पे सुहागा होगा, और अगर आप इसको हल्के में लेकर इसकी बेइज्जती करेंगे तो ये हिंदी ही आपकी हिंदी कर देगी। अब देखिए 19वां जो प्रश्न है फिर से आपका 3 अंक का है, अथवा में है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 60 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। तो 60 शब्द के ऐसा नहीं है कि आप 62 लिखेंगे और नंबर काट जाएंगे। 60 के अगर आप 100 लिखेंगे तो फिर वो तुक्का माना जाएगा, और उसमें से आपके 3 में से 1.5 भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मेरे कुछ छोटे दोस्त इन 60 शब्दों को ले जाकर सीधे 200 पर रुकेंगे और मन में ये सोचकर खुश होंगे कि मैंने उत्तर बड़ा लिखा है तो नंबर भी हैं वो अधिक मिलेंगे। नंबर 3 के उसको 1 मिलेगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ इन्होंने लिखा है तो ऐसे मजाक में तो नहीं लिखा होगा ना, आप खुद सोचिए। 60 शब्द इन्होंने लिखा है कि 60 शब्दों में लिखिए, फिर आपका जो समय है वो उधर घड़ी का जो समय वो उस समय बीतेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और सामान्यतः जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसकी पहली परीक्षा या तो हिंदी की होती है या फिर इंग्लिश की। तो जो पहले दिन आप में बुरा हाल हो सकता है वो आपकी हो सकता है कि हिंदी का ही जो है वो पेपर आपके लिए उल्टा दांव पड़ जाए। अगर आप और कॉन्फिडेंस में होकर जो है वो उत्तर लिखते हैं या फिर इसकी अभी तैयारी नहीं करते हैं, गणित को ज़्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी को अगर आप कम समय दे रहे हैं तो ये बड़ी भूल है आपकी। हिंदी कोई सरल विषय नहीं है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब आपको जो है वो हिंदी की अहमियत मालूम होगी। उसके बाद में 20वां प्रश्न फिर से अथवा में है, इसमें भी आपको 3 अंक हैं, 60 शब्दों में देना है। अब देखिए उसके बाद में 21वां ये निबंध है आपके, इसमें आपको अगर लिखने का शौक़ है तो आप 300 से 350 शब्दों में इन्होंने पूरा मौका दिया है कि आप यहाँ पर लिखिए। 300 से 350 शब्दों में जो है वो सारगर्भित निबंध होना चाहिए। पूछा राष्ट्रीय एकता पर है और आप स्वतंत्रता दिवस का वर्णन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, 0 अंक मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ही आप तैयारी करें। राष्ट्रीय एकता होती क्या है यह आपको प्रस्तावना में समझाना है। फिर जो राष्ट्रीय एकता है वो ज़रूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। एकता के क्या क्या तत्व हैं जो इसमें बाधा पहुंचाते हैं, यह आपको तीसरे पॉइंट में समझाना है। फिर आपके एकता किस प्रकार से और इसमें वृद्धि हो सकती है, कौन कौन से जो तत्व हैं इसमें सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, तो ये वाले जो हैं वो 4 नंबर में समझाने हैं। फिर आप अपनी जो मन की बात है यहाँ पर उपन्यास में लिखकर इस निबंध को जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि निबंध लगभग 4 विषय यहाँ पर आपको देंगे, 4 में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। फिर 22वां प्रश्न, अब देखिए 22वां प्रश्न, इसमें आपको एक तो प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन लेटर, और एक आप जो है वो यहाँ पर पत्र आएगा। तो या तो आप प्रार्थना पत्र जितने भी आपके पास संजीव है या फिर एक्सीलेंट है उसमें से अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से कोई पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ अध्यापक कहते हैं कि संजीव को मत पढ़िए या एक्सीलेंट को मत पढ़िए,
उत्तर हैं वो किताब से कीजिए। मेरा यही मानना है कि जहाँ से भी हमें अच्छी सामग्री मिले वो पढ़नी चाहिए। ये हमारे पढ़ने के लिए ही इन्होंने जो है वो प्रकाशित की है। चाहे एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट भी अच्छी है, ठीक है। या फिर जो भी मार्केट में नई नई गाइडें आएंगी वो सब अच्छी है, पढ़ने वाला ही ख़राब होता है। आप उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं ये काफ़ी हद तक उसके रिजल्ट पर निर्भर करता है कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। बाकी बुक्स जो हैं वो सब अच्छी होती हैं। फिर 23वां प्रश्न है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्तों आदि मालाएं की बिक्री बढ़ाना चाहता है। उसकी सहायता के लिए जो है वो एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। ये विज्ञापन आपको 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। यानी कि अब आपका दोस्त है वो गुलदस्ते बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है और उसके गुलदस्ते हैं वो बिक नहीं रहे हैं, हार भी नहीं बिक रहे हैं, मालाएं भी हैं वो कम संख्या में बिक रही है। आपका मित्र बड़ा हताश है, बड़ा ही उदास है कि अब करे तो करे क्या। तो फिर आपको उसने एक दिन कॉल किया होगा कि क्यों ना अब जो है वो इस धंधे को बंद कर दिया जाए। तब आपने हो सकता है सलाह दी है कि एक बार अखबार में जो है वो विज्ञापन देकर ट्राई करते हैं। हो सकता है दुकान का जो प्रचार प्रसार है वो अधिक हो, तो इसलिए उसने बोला कि यह विज्ञापन है वो तुम्हें ही लिखना है। तो अब आप ये सोचिए कि यह विज्ञापन आप किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपके दोस्त की जो ये हालत है, खस्ता हालत, वो ठीक हो जाए और उसके गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि है वो बिकना शुरू हो जाए। और अगर वो बिकेंगे तो हो सकता है कुछ एक आध पार्टी आपको भी दे दें। तो कहने का मतलब यही है कि विज्ञापन आपको ठीक से दिमाग में सोच कर लिखना है, ऐसे हाउ हाउ कर कर नहीं लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लगभग 37 मिनट हो रहे हैं। ये 37 मिनट जो हैं वो आपके लिए एक प्रकार से एक ये जो समय है, ये 37 मिनट का आपने समय इस वीडियो को अगर दिया है, वास्तव में कुछ दोस्त शुरू में क्लिक करके चलते बने होंगे, लेकिन जो भी मेरे दोस्त यहाँ तक पहुँचे हैं उनको अब जो है वो आगे का रास्ता मालूम हो रहा होगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। इस वीडियो को अगर आपको समय मिले किसी संडे के दिन तो फिर से देखिए। जितना बार आप इसको देखेंगे उतनी ही बार आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट समझना भी कोई छोटी बात नहीं है। ब्लूप्रिंट पहली बात तो कोई इतना डिटेल से समझाता नहीं है व्यूज के चक्कर में, या फिर इतनी मेहनत कौन करे ये सोचकर, क्योंकि उनको तो ये सोचना है ना कि स्कूल का कब बंद होगी, मोदी जी का फ़ोटो लगाना है, बड़ी बड़ी बातें लिखनी है, थंबनेल लगाने हैं, और उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए वो ओके वाली लॉटरी खुलती है। यानी कि वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन वीडियो के थंबनेल में यहाँ पर मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि स्कूलें बंद हो गई है, अगले सोमवार से स्कूलें 6 महीने के लिए बंद है। तो ऐसे चैनलों से सावधान रहिए और जो अच्छे चैनल हो उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, आप डिसलाइक भी कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक और जो सब्जेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट ठीक इसी प्रकार से मैं समझाऊंगा। वो जो अगला सब्जेक्ट होगा वो आपके इंग्लिश का होगा, तो इसको भी हम इसी प्रकार से समझेंगे, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको लगभग 4 घंटे लगेंगे इन 6 सब्जेक्ट के देखने के। आप एक एक दिन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में ये सभी देखें और घोड़ा घास करके आप चलते बने। आप आराम से देखिए, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप खाना वगैरह खाएं तब आप इसको देखिए और जितना हो सके मेरे हर शब्द को पकड़कर आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है
आपको हमारा चैनल पसंद आएगा आगे भी, और जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। जय हिंद।